हेलो फ्रेंड्स। हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक और वीडियो को लेकर के। ये वीडियो भी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय कला और संस्कृति के ऊपर आधारित है, जिसमें हम भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए एक और पहलू प्राचीन भारतीय वास्तुकला और उसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। भारतीय कला और संस्कृति से जुड़े हुए कुछ विषयों के ऊपर हमने पहले से ही वीडियो बना करके अपलोड कर रखे हैं, जिसमें भारत के धर्म, भारत के दर्शन, भारत की विभिन्न कलाएं जिसमें लोक कला, चित्रकला और मूर्ति कला प्रमुख है। उसके ऊपर पहले ही हमने वीडियो बना करके अपलोड कर रखे हैं, जो आप सभी अपनी रुचि के अनुसार देख सकते हैं और उससे रिलेटेड फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बता सकते हैं। तो आते हैं आज के अपने वीडियो के ऊपर, जिसमें हम प्राचीन भारतीय वास्तुकला को इंग्लिश में आर्किटेक्चर कहते हैं। ठीक। और उस विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे। अपने वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले आप सभी से एक निवेदन कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताएं और हमें ये भी बताएं कि अपने वीडियोस को इम्प्रूव करने के लिए हम और क्या-क्या कर सकते हैं। तो आते हैं आज के अपने मुख्य विषय के ऊपर, जो है प्राचीन भारतीय वास्तुकला। जब हम प्राचीन भारतीय वास्तुकला के बारे में बात कर रहे हैं तो हम पाषाण काल से शुरू करके पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड मतलब कि 1947 ऑनवर्ड्स अप टू नाउ इस पूरे टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ें उससे पहले, जो ये हमारा पहला टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता, आर्य जो आर्किटेक्चर है, जो वास्तुकला है या जो स्थापत्य कला है, वो सिंधु घाटी की सभ्यता के भी बहुत पहले से कहीं से शुरू होती है। उस समय से, जब अब मनुष्य को किसी भी चीज का ज्ञान नहीं रहा होगा। ठीक। तब मौसम से बचने के लिए, ठीक, एनवायरनमेंट से अपने आप को सेफ करने के लिए, जानवरों से अपने आप को बचाने के लिए और किसी के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए उसके मन में कहीं ना कहीं ये भाव जरूर आया होगा कि उसके पास एक सुरक्षित रहने की जगह हो। वो पेड़ों के ऊपर रहता था, वो गुफाओं को काटकर, उनके पहाड़ों को काटकर वहां पे गुफाएं बनाता था, गुफाओं के अंदर रहता था। और वो जो जानवरों को चराते थे वो कहीं ना कहीं अगर खुले में भी रहते थे तो जानवरों की खाल पहन करके ही रहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे उनको मौसम की मार झेलने में मदद मिलती थी। तो जब हम ये कहें कि इम, इस तरीके से आदि मानव ने अपना जीवन प्रारंभ किया होगा, अपने लिए एक आवाज बनाने की या ढूंढने की या उसको क्रिएट करने की जो सोच उसके दिमाग में आई आई होगी, वो कहीं ना कहीं यहीं आई होगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसकी इस सोच के पीछे जिस तरीके से उस समय के जानवर या मवेशी रहते थे, उसने भी कहीं ना कहीं योगदान दिया होगा। क्यों? अलग अलग जानवर का अलग अलग स्वभाव था, जिसका कहीं ना कहीं प्रभाव आदि मानव की सोच पर भी पड़ा होगा। जब हम बात करें आर्किटेक्चर के बारे में या वास्तुकला के बारे में, तो ये निर्माण से संबंधित है। और निर्माण में भी जब हम बात करें तो अपने सोचने के तरीके के ऊपर कि हम कोई किसी इमारत का निर्माण या कोई भी निर्माण किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए करा रहे हैं, और जिस भी निर्माण को हम वहां पर करा रहे हैं, तो अगर हमसे हमारे लिए वो उद्देश्य पूरा होता है तो ही कहीं ना कहीं उस निर्माण कार्य को किया जाना सफल है। अगर हम एक कॉलेज को कंस्ट्रक्ट कराने जा रहे हैं, एक क्लासरूम को कंस्ट्रक्ट कराने जा रहे हैं, तो जब जितनी देर हम कॉलेज में प्रेजेंट हैं तो हमको हमारे अंदर ये भावना आनी चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए कि वो कॉलेज है। जब हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो वहां पर एक फीलिंग आनी चाहिए, एक पढ़ाई का वातावरण है, पढ़ाई का एटमॉस्फेयर है, तो वहां पर एक फीलिंग आनी चाहिए कि क्लासरूम में बैठे हैं। लाइब्रेरी में जाएं तो वहां पर लोगों का ध्यान पढ़ाई के ऊपर होता है, तो वहां पर जिस तरीके से शांति का वातावरण चाहिए, जहां पर क्या कहते हैं, लोग चैन से बैठ करके कंसंट्रेट करके हम पढ़ाई कर सकें या ध्यान दे सकें पुस्तकों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो वातावरण की रिक्वायरमेंट होती है। घर में आते हैं तो घर के अंदर घर की जैसी फीलिंग आना वो आवश्यक है, जब हम आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं या वास्तुकला के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये उसके उद्देश्य हैं जिसके लिए हम शुरुआत से लेकर अब तक कहीं ना कहीं अपने आप को इन निर्माण कार्यों में लगाए हुए हैं और एक से एक बेहतर चीजें करने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री में भी, इतिहास में भी दर्ज होती हुई चलती हैं। तो जब हम बात करें सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, तो
हमारे पास जितना लिटरेचर मौजूद है पूरे विश्व के इतिहास का, उसमें पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी की थी। इसकी खोज खुदाई में हुई थी जो 1921 में की गई थी, और यहाँ से जो वास्तुकला के और स्थापत्य कला के जो नमूने मिलते हैं वो उस समय की या उस समय के बाद की बहुत सारी सभ्यताओं से कहीं ना कहीं बहुत हद तक श्रेष्ठ हैं, एडवांस्ड हैं, और ये भी बताते हैं कि उस समय के लोगों की सोच कहीं ना कहीं एक बहुत ही क्लियर कट माइंडसेट के साथ में चलती थी। वो सोचते थे किस तरीके से उनको रहना है, रहन सहन किस तरीके से करना है। जैसे नगरों के डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए तो जो घरों का निर्माण किया जाता था वो शतरंज के बोर्ड की तरीके से, चेस बोर्ड की तरीके से किया जाता था, जिसमें चौकोर घर होते थे जिनके डायमेंशंस 20 फीट बाई 30 फीट के होते थे। जो बड़े घर होते थे इसके ठीक डबल डायमेंशन के हुआ करते थे, और सड़कें एक दूसरे को समकोण के ऊपर मतलब 90 डिग्री के ऊपर काटती थीं, और चौड़ी सड़कें हुआ करती थीं। साथ में ड्रेनेज के लिए नालियों का एक बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था, और वो सारा पानी एक जगह पे इकट्ठा होकर के नदी में कहीं ना कहीं ले जा करके इकट्ठा किया जाता था। सिंधु घाटी की सभ्यता के एचटीएचएल मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। ठीक, मतलब कि सिंधु घाटी की सभ्यता में मुख्यतः दो नगर हुआ करते थे, जिसमें एक हड़प्पा था और दूसरा मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की तुलना में कहीं बड़ा शहर हुआ करता था, और जैसे हमने कहा कि मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त हुआ था, वैसे ही हड़प्पा से अन्नागार की प्राप्ति हुई थी, मतलब कि वहां पर अन्न या खाने का सामान इकट्ठा करके रखा जाता था। उसके बाद जब हम समय काल में आगे आए तो सिंधु घाटी की सभ्यता के विफल होने के बाद, या क्या कहते हैं उसके समाप्त होने के बाद, क्योंकि एक बात तो यहां पर दीगर है कि सिंधु घाटी की सभ्यता उस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए या जनसंख्या के विस्फोट के लिए तैयार नहीं थी जो वहां पर हुआ। और जितनी भी सभ्यताएं हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी धारा के आसपास विकसित हुई हैं, मतलब कि किसी ना किसी पानी के स्रोत के आसपास, नदी के आसपास विकसित हुई हैं। तो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी की सभ्यता उस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को नहीं ले पाई, और कहीं ना कहीं वो बिखरती चली गई। उसके बाद जो समय आया उसको हम वैदिक काल कहते हैं। अलग बात है, वैदिक काल के रहन सहन को हम शहरी या नगरीय नहीं कह सकते, वो ग्रामीण किस्म की वहां पर सभ्यताएं तब डेवलप हुई, जिसमें जब हम आर्किटेक्चर के बारे में बात करें या वास्तुकला के बारे में बात करें तो वहां पर कोई भी तब की बनाई हुई चीज बहुत लंबे समय तक नहीं टिकी। वो समय के, कहना चाहिए, प्रभाव को नहीं बर्दाश्त कर पाए, और उसका नमूना अभी हमारे पास देखने के लिए जल्दी नहीं मिलता है। वैदिक काल का मुख्य योगदान था भारतीय साहित्य और संस्कृति को आगे बढ़ाने में, और जो 16 महाजनपदों के समय के स्थापत्य के नमूने लेकिन अभी हमको कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। और यह क्रम वैदिक काल से लेकर के मगध काल तक चला। उसके बाद मौर्य काल प्रारंभ हुआ। मौर्य काल के प्रारंभ होने तक लोगों की सोच कहीं ना कहीं बदल चुकी थी, और लोग अपने लिए या कह लीजिए अपने साम्राज्य के लिए न, एक अच्छी व्यवस्था के बारे में सोचने लग गए थे। स्थापत्य कला, वास्तुकला और सिविल इंजीनियरिंग, ये तभी फली फूली हैं जब उनको राज्य का संरक्षण मिला है और राज्य का प्रोत्साहन मिला है। जब हम मौर्यकाल के बारे में बात करें तो शुरुआती चरण में जो वास्तुकला का विकास था वो उसके बहुत ज्यादा उदाहरण या नमूने देखने के लिए नहीं मिलते हैं। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद से, जब से अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, तब से उनके समय में ये निर्माण कार्य जो था, चाहे वास्तुकला के लिहाज से कह लीजिए चाहे सिविल इंजीनियरिंग के लिहाज से कह लीजिए, उसमें काफी विकास हुआ। अब जैसे हम यहाँ पर सारनाथ के धमेख स्तूप के बारे में बात करें, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और इसके अलावा धमेख के अलावा चौखंडी स्तूप भी वहीं पर मौजूद है। और धमेख स्तूप स्थापत्य कला का, उस समय की स्थापत्य कला का एक बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। और जो अशोक का विश्व प्रसिद्ध शिलालेख है वो भी सारनाथ में ही मिलता है। उसके अलावा जो दूसरी गुफाएं वहां पर प्रसिद्ध हैं वो हैं बराबर की गुफाएं, जो बिहार के गया जिले में स्थित हैं। इसमें भी अशोक का शिलालेख मिलता है, और ये कहा जाता है कि ये गुफाएं बना करके अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को दान किया था कि वो वहां पर
चित्रकला को करना चाहें तो करें, क्या कहते हैं, वास्तु को विकसित करना चाहें तो करें, और अलग अलग किस्म की कला को जिस तरीके से वो विकसित करना चाहें वो करें। उसके अलावा अगर वहां पर अ, उनकी आजीविका चलती है, उनके लिए एक तरीके से रहने की जगह भी वही गुफाएं फिर वहां पर हो गई थी। अब बात करते हैं मौर्य काल से आगे बढ़ते हुए। जब हम मौर्य काल से आगे बढ़ते हैं तो शुंग वंश का शासन आया था, और उसके राजा, प्रथम राजा थे पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने भरहूत स्तूप का निर्माण करवाया था। उसके अलावा उन्हीं के समकालीन सातवाहन राजाओं ने अनेक मंदिर, चैत्य और बिहार बनवाए थे। नास्तिक शिलालेख सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंध रखता है, जो काफी प्रसिद्ध रहा है। जब हम बात करें यहाँ पर शिलालेख के बारे में, स्तूपों के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता था कि अगर आपने कोई निर्माण कार्य कराया है तो आने वाली कई पीढ़ियां आपको याद रखेंगी, आपके कामकाज को याद रखेंगी, और ये भी याद रखेंगी कि कभी आप राजा थे, आपने वहां पर कोई काम कराया, आपने वहां के विकास के लिए अपने एफर्ट्स डाले। तो चाहे अशोक का नाम आए, चाहे पुष्यमित्र शुंग का नाम आए, चाहे गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम आए, इनके साथ में कहीं ना कहीं वास्तु और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन के, उनके निर्माण कराए हुए जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी इमारतें हैं, वो काफी प्रसिद्ध हैं। और तब से लेकर के अब तक ये देखिए कि जो निर्माण भी था वो कितने उच्च दर्जे का था, उच्च स्तर का था, कि तब की बनवाई हुई चीजें अब तक समय के हर प्रभाव को बर्दाश्त करते हुए अब तक हमारे सामने हैं, और हम उनसे कहीं ना कहीं ये भी सीख सकते हैं कि अच्छे स्तर का निर्माण कार्य किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से कराना चाहिए। उसके बाद जब कुषाण काल के बारे में बात करें और उनकी कला के बारे में बात करें, तो वो चीन की यूची जाति से संबंधित थे, और उनके काल में मथुरा और गांधार स्कूल प्रमुख थे जो कला से संबंध रखते थे। इस काल में मूर्तिकला का काफी विकास हुआ, और 5वीं शताब्दी के बाद से, जो हम कुषाण काल ही कह सकते हैं, तब से पक्की ईंटों का प्रयोग भी प्रारंभ हो गया। अब जब हम बात करें गुप्त कालीन स्थापत्य कला के बारे में, तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जा सकता है। ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण से, मतलब कि राज्य चलाने के दृष्टिकोण से नहीं, साम्राज्य की व्यवस्था के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि कला के दृष्टिकोण से भी। और इस काल में मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ हुआ, जिसमें देवताओं की मूर्तियां मंदिरों के गर्भगृह में रखी जाती थीं, और सारनाथ का दमोह स्तूप इसी काल में पूर्ण हुआ था। इस काल में मंदिर छोटी छोटी ईंटों से और पत्थरों से बनाए जाते थे। अब यहाँ पे जो चीज मुख्य थी कि मंदिरों का निर्माण, ठीक, जिसमें एक देवता की मूर्ति स्थापित होगी, तो कहीं ना कहीं निर्माण, वास्तुकला, और उस जिस देवता की मूर्ति है उस देवता के को एक तरीके से उसका महिमा मंडन करना भी, इस इन सारी जो निर्माण कर रहे थे उसके पीछे का उद्देश्य वो भी हो सकता था। इस काल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया गया, जिसमें प्रमुख थे दशावतार मंदिर, जो देवगढ़ झांसी में बनाया गया था। भीतरगांव मंदिर, भीतरगांव कानपुर में बनाया गया था। शिव मंदिर भमूरा जो नागौर में स्थित है। पार्वती मंदिर नचना कुठारा जो पन्ना में स्थित है, जिसमें जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है उसको हम दशावतार मंदिर को ये उपाधि दे सकते हैं, जो गुप्तकालीन स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट नमूना कहा जा सकता है, जिसे झांसी जिले के बेतवा नदी के तट पर स्थित शहर देवगढ़ में बनवाया गया था। और यह भगवान विष्णु का मंदिर कहा जाता है, और मतलब कि भगवान विष्णु का मंदिर है। जब हम बात करें दक्षिण भारतीय प्राचीन स्थापत्य कला के बारे में, तो दक्षिण भारत में अलग अलग साम्राज्यों ने, अलग अलग वंशों ने शासन किया है, और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से उन्होंने मंदिरों का और इमारतों का निर्माण करवाया। जब जो वंश प्रमुख थे जिन्होंने दक्षिण भारत में शासन किया, उसमें वाकाटक वंश, बादामी के चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव राजा, गंग वंश और चोल वंश के राजाओं का राज्य रहा। जो मंदिरों का निर्माण इस समय में कराया गया, उसमें नटराज मंदिर जो तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है, इसका निर्माण चोल
वंश के राजाओं ने करवाया था। इसमें नटराज की मूर्ति है। नटराज मतलब कि तांडव नृत्य करते हुए भगवान शिव की मूर्ति है। उसके अलावा जो दूसरा मंदिर इसमें इसी क्रम में आगे आता है वो है बृहदेश्वर मंदिर, जो तमिलनाडु के थंजावर जिले में स्थित है। यह एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जिसका निर्माण राज चोल प्रथम ने करवाया था। यह ग्रेनाइट का मंदिर है जो पूरी दुनिया में आश्चर्य के तरीके से अपनी तरीके का एकमात्र मंदिर है। इसका विमान अर्थात अर्थात शिखर, टॉप मोस्ट पॉइंट 16 मंजिल ऊंचा है। उसके अलावा कैलाश मंदिर एलोरा, एलोरा की गुफाएं हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। उसमें कैलाश मंदिर एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, उसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने, और वो भी एक विशाल चट्टान को कटवा करके। ये बात यहाँ पे बताने काबिल है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के गुप्त काल तक जितना भी वास्तुकला का काम या निर्माण कार्य का काम इस तरीके का हुआ है, कला से संबंध, वो सारे के सारे रॉक कट थे, मतलब कि चट्टानों को और पहाड़ों को काट करके मुख्यतया बनाए जाते थे, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं उनकी सेफ्टी के लिए और के लिए एक इंश्योरेंस हो जाता था कि उनकी सेफ्टी बनी रहेगी। उसके अलावा जो अ, जिस मटेरियल की रिक्वायरमेंट, जिस सामान की जरूरत वहां पर कंस्ट्रक्शन के लिए होती थी, उसके निर्माण के लिए होती थी, वो ऑटोमेटिकली रॉक्स के कट करने की वजह, चट्टानों के कट करने की वजह से वहां पर मिल जाता था। इसी क्रम में अगला मंदिर आता है ऐरावतेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण चोल राजा राजा राज चोल द्वितीय ने करवाया था। इस मंदिर पर मुस्लिम सेनाओं ने आक्रमण भी किया, किंतु पुनः जब उनके आक्रमण के बाद वापस से हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई तो इस हिंदू मंदिर का भी पुनर्निर्माण कार्य कराया गया। इस क्रम में जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर आता है उसमें कोणार्क का सूर्य मंदिर भी है, जिसका निर्माण गंग शासक नरसिंह देव ने करवाया था। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसमें सूर्य के मंदिर को खींचते हुए 7 रथ थे, जिसमें 24 पहिए लगे हुए थे। अब बात करें राजपूत कालीन स्थापत्य कला के बारे में, तो जब हम राजपूत कालीन स्थापत्य कला के बारे में बात करें तो राजपूत राजाओं को निर्माण कार्य में और वास्तुकला के विकास में गहरी दिलचस्पी थी। जब जब जहां जहां उनका शासन रहा, उन्होंने निर्माण कार्य में रुचि ली। न केवल मंदिरों का निर्माण कराया, बल्कि अपने रहने के लिए किलों का निर्माण भी उन्होंने उसी रुचि के साथ में कराया, जिससे उनकी सुरक्षा, उनके रहन सहन में जिस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए उस तरीके का पूरा ध्यान रखा गया था। जब हम राजपूत कालीन उत्तर भारतीय मंदिरों के बारे में बात करें तो वो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं दक्षिण भारतीय मंदिरों से अलग होते थे। अब जैसे खजुराहो में कई विश्व प्रसिद्ध मंदिर मौजूद हैं जिनका निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था, जो राजपूत थे। खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण चंदेल राजा यशोवर्मन ने करवाया था। कंडरिया महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण यशोवर्मन के पुत्र धंग ने कराया। सोमनाथ का शिव मंदिर राजपूत राजाओं ने बनवाया था, जो बाद में कई बार आक्रमण के द्वारा लूटा गया था, लेकिन फिर से उसका बार बार जीर्णोद्धार कराया गया। हाँ, यूं कह लीजिए कि बार बार टूटता रहा, लेकिन फिर भी उसके आर्किटेक्चर को एज सच प्रिजर्व करने की कोशिश की गई कि जैसा वो पहले से बनाया गया था, ओरिजिनली बनाया गया था, वैसा ही उसको वापस से बनाया जा सके। राजपूत राजाओं ने जब भी अ, अपने रहन सहने के लिए किलों का निर्माण करवाया, उसमें उन्होंने वास्तु का ध्यान रखा। जब राजस्थान में उन्होंने अपने लिए किले बनवाए तो वहां पे इस चीज का ध्यान रखा कि वहां पर गर्मी की वजह से उनको कोई दिक्कत ना आने पाए, तो उन्होंने उतनी ही ज्यादा खिड़कियां लगवाई। ये बात हम जब सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा कालीन निर्माण के केस में बात करते हैं तो वहां पर दरवाजे मुख्य होते थे, जिससे वेंटिलेशन का काम किया जाता था। वहां पर खिड़कियों का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन जब हम यहाँ पर हवा महल के बारे में बात करें तो हवा के आने जाने के लिए इतनी खिड़कियां बनाई गई थी कि जिस वजह से ही उसका नाम हवा महल रखा गया था। तो जब हम बात करते हैं मंदिर निर्माण की अन्य प्राचीन शैलियों के बारे में, तो इसमें एक नाम आता है नागर शैली, जिसका निर्माण नगर शब्द से हुआ। कई लोग पूछते हैं कि सिविल शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जानपदिक, जानपदीय या फिर नागर उस शब्द का अर्थ होता है। ठीक, और जो कहीं ना कहीं नगर से संबंधित है, सिविलाइजेशन से संबंधित है, लोगों के रहन सहन से संबंधित है, इसीलिए वो शब्द नागर बना। इस शैली का विकास
उत्तर भारत में मुख्यतया हुआ था। इसमें मंदिर के 8 अंग होते हैं, जिसमें मूल आधार, मसूरक, जंघा, कपोत, शिखर, ग्रीवा, वर्तुलाकार, आमलक, कलश आते हैं। इसमें प्रमुख मंदिर खजुराहो के कंडरिया महादेव, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर और सोमनाथ मंदिर मुख्यतया हैं। उसके अलावा जो दूसरी शैली आती है वो है द्रविड़ शैली, जो दक्षिण भारतीय शैली थी। ठीक, इसमें मंदिर का आकार चौकोर होता है और गोपुरम प्रवेश के लिए होता है। इसमें शिखर या विमान प्रमुख होते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण वातापी का विरूपाक्ष मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, शोर मंदिर और कैलाश मंदिर प्रमुख हैं। उसके अलावा जो शैली आती है वो है वैशर शैली, जो नागर शैली और द्रविड़ शैली की एक तरीके से मिश्रण है। होयसल और चालुक्य मंदिर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अन्य शैलियां जिसमें पगोड़ा शैली, संधार शैली, नरंधार शैली और सर्वतोभद्र शैली आते हैं। जब हम बात करें मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में, तो मुगलों ने भी अपने समय में अपनी रुचि के हिसाब से अलग अलग निर्माण कराए, लेकिन वो उनका उद्देश्य मस्जिदों का निर्माण कराना, उसके अलावा अपने रहने के लिए किलों का निर्माण करवाना, और जब लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो उनको दफनाने के लिए उनके मकबरे के तौर पर अम, अम, उन इमारतों का निर्माण करवाना, जिसमें जो है जैसे हुमायूं की टॉम्ब है वो प्रसिद्ध है। और उसके अलावा भी बहुत सारे मकबरे ऐसे हैं जो अपने आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस, अपनी वास्तुकला के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। उसके अलावा जब हम बात करें तो लाल किला, ताजमहल, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। भारतीय वास्तुकला के ऊपर इस्लाम के आक्रमण का या फिर इस्लाम के आने का भी एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला कि दोनों ही धाराएं कहीं ना कहीं फिर मिश्रित होकर के चलीं। अलग बात है मस्जिदों का निर्माण और मंदिरों का निर्माण एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न था, और उनके जो जिस चीज को या जिस मैसेज को वो देते थे वो भी अलग अलग थे। लेकिन हाँ, दोनों ही केसेस में हुआ ये कि जब हिंदू राजा जहां जहां थे उन्होंने अपने अपने साम्राज्य में मंदिरों का निर्माण कराया, अपने लोकल आर्किटेक्चर, उस जगह के स्थानीय आर्किटेक्चर के हिसाब से, वास्तुकला के हिसाब से, और जो मुस्लिम रूलर्स थे, जो राजा थे, बादशाह थे, उन्होंने अपनी रुचि के हिसाब से अपने अपने हिसाब से इमारतों का निर्माण कराया, अपने आर्किटेक्चर को यूज करते हुए। उसके बाद जब अंग्रेजों का साम्राज्य भारत पर हुआ तो उन्होंने जो धारा थी वो फिर मुड़ी, उसमें फिर से पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव देखने को मिला। अ, अंग्रेजों का आर्किटेक्चर का एक अलग लेवल था, जिसके ऊपर मिस्र का, रोम का और यूनान का प्रभाव देखने को मिलता था, और उनके इमारतों के निर्माण करने की शैली भारतीय शैली से बिल्कुल भिन्न हुआ करती थी। लेकिन इसका भी एक अच्छा प्रभाव देखने को मिला कि उनको आर्किटेक्चर के साथ में किस तरीके से समन्वय बिठा करके बाहर के मौसम से अपने आप को सुरक्षित रख के अपने लिए जगह को आवास योग्य बनाते हुए और लंबे समय तक चलने वाले भवन किस तरीके से बनाए जाएं या इमारतें किस तरीके से बनाए जाएं, इसका उनको एक अच्छा अंदाजा था, जिसका प्रभाव हमें आज भी वर्तमान में भी अपने सामने देखने को मिलता है। जिसमें नई दिल्ली को किस तरीके से विकसित किया गया, जिसमें संसद भवन बनाया गया, राष्ट्रपति भवन बनाया गया, ये सारी इमारतें उसी पाश्चात्य शैली का ही एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि हमारा आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। हमारे वीडियोस को देखना, उसे लाइक करना और अपने अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना हमें बिल्कुल ना भूलें, और हमको ये भी बताएं कि हम अपने वीडियोस के इम्प्रूवमेंट के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, सुरक्षित रहिए।